हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अज़हर। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस शो में उन पर्सनालिटी से बात करते हैं जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। वो यूके को मूव करे हैं और अपने हार्ड वर्क से एक मकाम हासिल कर रहे हैं यूके में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है सिराजुद्दीन शेख। हम उन्हें फैज़ान के नाम से भी जानते हैं। वो बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और करियर कंसल्टेंट है। आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो आए हैं न्यूकासल से। न्यूकासल जो कि 500 किलोमीटर दूर है लंदन से। वो आज आए हैं हमसे बात करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सिराजुद्दीन शेख उर्फ फैज़ान से। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप जी कैसे अजहर भाई? ठीक हूँ मैं भी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा था आपका न्यूकासल से लंदन तक का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। जी थोड़े बहुत रोड वर्क्स वगैरह थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से पहुंच गया। चलिए फैज़ान, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड देते हैं हमारे लिए कि सिराजुद्दीन शेख उर्फ फैज़ान कौन है प्लीज़? जी, मैं हैदराबाद इंडिया दक्कन से, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। जी मैं ख़ानदान हमारा पूरा वहाँ का ही है और पूरी एजुकेशन मेरी वहाँ पे हुई, डिग्री तक, बैचलर्स तक। फिर मास्टर्स के लिए मैं यूके को आया 2005 में। तो जब से मैं इंशाल्लाह मैं यहीं पे मुकाम हूँ। पहली बात तो आपने इस नाचीज़ को ये मौका दिया कि आपके साथ बैठ के बात करने का, आप उस काबिल समझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं कोई बात नहीं, आप आए न्यूकासल से, वो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है आपके इंडिया में? इंडिया में देखिए, वालिद है, वालदेन है दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहनें हैं 4, और यहाँ पे यूके में वाइफ और 3 बच्चे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फैमिली बैकग्राउंड और पूरा खानदान ननियाल ददियाल सब अपना वहाँ का है, अल्हम्दुलिल्लाह, मशीराबाद के रहने वाले। जी, तो फैमिली आप का कैसा सपोर्ट था आपको बचपन में, या कुछ आप नॉटी थे या फिर आप सिंसियर थे बचपन में? कैसा था आपका बचपन का? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या आप कुछ का पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? अब लाइफ में अब यहाँ तक आए तो अच्छे बुरे सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से डील कर लेते आए हैं। और वालदेन का सपोर्ट जितना ये उतना कम है, क्योंकि पहले तो मैं एकलौता एक लड़का हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बिगड़े हुआ हूँ। तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह संभाल के लेके चले हैं, बहनें और माँ बाप दोनों। और वालिद साहब भी बहुत, उनको पढ़ाने की बहुत ख्वाहिश थी, उनका डेडिकेशन ज़्यादा था, और वालिदा का जो सपोर्ट था उनको इंकरेज करने के लिए वो बहुत था। वालिद साहब हमारे मोंडा मार्केट सुने होंगे नाम, हैदराबाद, सिकंदराबाद जो भी है, बहुत मशहूर सिकंदराबाद में मोंडा मार्केट थी, जो तरकारी का होलसेल रहता था, वहाँ पे बिजनेस था। वालिद साहब का नींबू वालों के नाम से मशहूर है, और दगलेसन भी शुरू करे थे होलसेल के वैसा। तो वहाँ से उन्होंने एक मुकाम अपने बच्चे को दिलाना चाहते थे, बच्चों को भी बहुत सपोर्ट करे, बहनों को भी। तो पूरे टीचिंग फील्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया में मेरे को बहुत वो था उनको कि भाई एक बच्चा हमारा आगे जाना। तो बीमार वक्त के तौर पे बीमारी भी आती है, वो आती है। मेरे को मेन एग्जाम्स, सेकेंडरी एग्जाम्स के टाइम पे बहुत हुआ था प्रॉब्लम। अच्छा, वो एक वाकया है जो वालिद साहब जो हेडमास्टर मार्टिनेट में पढ़ा मैं, तो रशीद सर प्रिंसिपल थे, और रियाज सर के बाद ट्यूशन पढ़े। तो लोग घर को आके मेरे को बहुत एनकरेज करे। 1-2 महीने बिस्तर पे था मैं, 10th के एसएससी के एग्जाम्स के टाइम पे। तो नीडल लगा के जाना पड़ा था एग्जाम में लिखने के लिए। तो दोस्त लेके आके, दोस्तां भी बहुत एनकरेज थे साथ में हमारे, वो लोग भी लेके गए एग्जामिनेशन सेंटर, लिखाए, फिर घर को लाए। वालिद साहब वहीं रहते थे, वाला बहन पढ़ के सुनाते थे, मैं पढ़ने के काबिल नहीं था, रीडिंग के बीमारी की वजह से है ना। तो कमजोरी वो बहुत थी। तो बहन हमारे बाजू बैठ के पूरा सिलेबस पूरा पढ़ते थे, मैं जाके सिर्फ लिखना काम रहता था मेरा। तो बहुत उससे वो हुआ समझे। तो वालिद साहब बहुत खुश हो के भाई सियासत में जाके भाई नाम, फोटो सब छपाए कि भाई फर्स्ट क्लास से बच्चा पास हुआ हमारा,
वो था पूरा खानदान में, सब बस्ती में है ना, एंथुजियाज्म था, और एंथुजियाज्म था एक बहुत, वो था। मैं सुना भी कि स्कूल में अभी भी एग्जाम्पल देते हैं बोल के, अच्छा, रशीद सर के तरफ से। तो सिराजुद्दीन शेख के एक स्टोरी एक है बोल के बच्चे सुना रहे थे रिसेंटली जब मैं इंडिया विजिट करा। तो ये तकलीफें हैं, और वालिदैन का बहुत बहुत सपोर्ट और दुआ है जो ये मुकाम पे है, और आप भी ये काबिल समझे कि ये बोल सके कुछ के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी आप एक इंसिडेंट बताए फैजान आपके ताल्लुक से, जो डेडिकेशन था आपका यानी स्टडीज को लेके, वो आपका पर्सनल डेडिकेशन था, एजुकेशन मेरे को हासिल करना है बोल के, या फिर कुछ फैमिली की तरफ से कुछ था ऐसा कि भाई पढ़ना है बच्चा हमारा हो ये बोल के? तो जो इनिशिएटिव लिया आपका खुद का था या फिर अब फैमिली प्रेशर का था ऐसा? अपने पास कैसा रहता बोले तो अपन, अब क्योंकि एक हैदराबादी ऑडियंस है अपनी ज्यादातर, और अपने हैदराबाद के मोहल्ले के बच्चे कैसे रहते हैं भाई, ये कर लिए तो इंटर 10th कर लिए तो भाई उसके बाद कॉलेज में पहुंच जाते हैं अपन, जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। फिर अरे इंटर ही है, इंटर पढ़ लिया बाद इंजीनियरिंग या डिग्री में आगे बाद जब सुकून हो जाता बोलते। लेकिन वो एक स्टेप बाय स्टेप जैसा आप चढ़ते रहते जी, फिर अचीवमेंट के तरफ जब आना चाहते हैं आप, क्योंकि अब वो लेवल आ जाता आपका जी, तो मेरे को भी वही था कि भाई ये हो गया बात, भाई खत्म, अब अच्छा एंजॉय कर सकते लाइफ। लेकिन वो लेवल बढ़ते रहता पढ़ाई का, रहने दो 10th के बाद इंटर, इंटर के बाद बैचलर, वो लेवल का जो एंकरेजमेंट रहता, और जो डिग्री जो हासिल करने का आपको जज्बा जब एक पॉइंट पे आ जाना चाहिए हर चीज में। तो बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ भाई, आप शुरू करो, थोड़ा शुरू में आप इधर उधर होते, लेकिन जब डिग्री लेने का टाइम आता आपको, आप बहुत मेहनत करिए, क्योंकि आपके वालिदैन आपको इतना सपोर्ट करते हैं, बैक सपोर्ट रहता, और आपको भी वो हासिल करने से आपकी लाइफ के लिए अच्छा है बोल के वो लोग आपके लिए दुआ और मेहनत करते जी। तो वो लेवल से एक ऑटोमेटिकली अल्लाह का मदद, दुआ, नमाज किताब पढ़ने से और वालिदैन की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह एक वो अचीवमेंट के तरफ बढ़ के करने का मौका मिला समझे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फैजान, अभी आप जैसा बताए कि आप मास्टर्स करने आए यहाँ पर, तो कब कौन से ईयर में आए और क्या करने आए यहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स? तो मैं बैचलर्स करने के बाद सैयद हाशिम इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ मैं, तो वो फिनिश होते कि मैं 2005 में सितंबर इनटेक में यहाँ पे मास्टर्स के लिए ज्वाइन करा यूके में। तो ऑब्वियसली मैं थोड़े ऑप्शंस देख रहा हूँ था किधर जाना है क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया प्रेफरेंस था मेरा जब फिर वहाँ पे भी मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में हो गया था मेरा एडमिशन। लेकिन वो थोड़ा फील्ड मेरी अलग हो रही थी, तो मैं मेरी फील्ड में देख रहा था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करे हुआ था। तो यहाँ पे भी यूके में भी न्यूकासल में मेरे को यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स मिला। तो तकरीबन लंदन से, वो आप जैसा बताया शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन, 500 किलोमीटर है। तो वो लंदन से काफी दूर थे वो। तो सब जने जब भी 2005 के टाइम पे बहुत कम पॉपुलेशन लंदन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह आ जाती थी। तो मैं यूके में भी वीजा भी अपने बस्ती में, भाई सब कहाँ जा रहे हैं बोले तो यूके कहाँ, वो किधर है पूछते थे, जब तक लंदन का नाम नहीं लिया नहीं मालूम कि भाई कहाँ जा रहा बच्चा जी। तो 2005 में मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में आया। ओके दैट्स फाइन। Fazan, currently you work as a network planning engineer for leading energy company, and you work as a career consultant. So how do you manage time for these two different roles, and plus you said that you have a family here as well, so कैसा आप टाइम देते हैं हर चीज का के लिए? ये अब मेन तो जॉब अपनी प्रेफरेंस जॉब रहती यहाँ पे, क्योंकि अपन घर बैक होम छोड़ के यहाँ आए सिर्फ आपके अच्छे के लिए, करियर के लिए और रोजी अच्छा होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा प्राइमरी रोल मेरा जॉब है, सब इंजीनियरिंग कंपनी। तो
एक लीडिंग इंजीनियरिंग के पोस्ट पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो मैं फोकस ज्यादा उस पे करता हूँ। फिर फैमिली भी एक पैरेलल प्रायोरिटी रहती जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं शुरू में बताया 3 लड़के हैं, लड़के और वो रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों के पीछे मैं कुछ ज्यादा मॉनिटर। और ये जो कंसल्टेंट का जो आप बताए वो मैं एज अ पार्ट टाइम, मतलब जिसको गाइडेंस है शाम के टाइम पे कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी को मिला या किसी की सीवी रिव्यू करना है या किसी को जॉब अप्लाई करना है या उस तरीके से मैं उन लोगों से वो लोग मेरे को मैसेज करते हैं भाई ये है मेरा, तो अगर आपके पास टाइम है तो भाई बात करेंगे। तो शाम के टाइम पे मैं कभी कॉल कर लेके हम डिस्कस कर लेते। तो उसमें क्या है एक वॉलंटरी टाइप है वो। ओके, वो मैं नहीं है वही कि पूछने भाई वाला था कि जी जी कि जी एज ए करियर कंसल्टेंट नहीं जो वो करते मेरा हैं आप प्रोफेशन एज नहीं है, ए लेकिन जो एक्सपीरियंस से गुजरे और बच्चों में जैसा बात फैलते गए नंबर जाते गया। जी। तो अपने हैदराबाद के बच्चे, मैं यही चाहता हूँ अपने बच्चे की भाई आओ तो डिग्री के लिए अगर आ रहे कहीं भी कौन सी भी कंट्री रहने दो, ट्राई टू प्रोफेशनल के तरफ जाओ जो आपका करियर आएगा, रादर देन आप और जॉब्स में फंस के डिग्री भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं चले जा रहे, वो सही नहीं है। आप पैसे वेस्ट कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। तो कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह है रास्ते खोलने वाला। जी। फैजान, आपको भी पता है कि इंडिया में जो भी आप ग्रेजुएशन परसू कर रहे हैं बच्चे, everyone aspires to go abroad for further education, respective के यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, they want to go for further studies abroad, and there are so many consultancies है और firms है, they don't provide the right guidance to our youth. So आप कुछ इंसाइट दे सकते हैं कि हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है या प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स है वो एस्पायर्स टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर एजुकेशन, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस कैसा मिले या उनको कोई डायरेक्शन कैसा मिले ताकि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले जहां पर भी जाना चाह रहे हैं वहां की, समझे। अब एग्जाम्पल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बहुत है। जैसे जो भी पहले स्ट्रगल करे उन लोगों से आप कम्युनिकेशन करिए। आप देखिए कि भाई वो लोग कैसा गए। अब ऐसा है कि भाई दोस्त, अरे भाई 4 दोस्त आए भाई, 2 जने बोल रहे भाई मेरा भाई वहाँ है, मेरा उन्होंने फैमिली वहाँ है, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ। तो वो छोड़ के आप जो भी है भाई एक फॉलो मत कीजिए कि भाई मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं मैं यहीं जाता हूँ। आप आपका देखिए कि भाई आपका करियर क्या है, आपका कोर्स क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं आखिरी में। अब कभी अपने बच्चों को मालूम नहीं रहता भाई हम क्या करने वाले हैं, तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो कॉमन चीज है अपने लोगों में कि भाई करियर नहीं मालूम क्या करने वाले, डिग्री ले लिए, डाल दिए, पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन आगे जाके आप कर सकते वो लेवल तक आगे बाद आप करियर में क्या बनना है वो आपको अल्लाह मियां बताते रास्ते। मेहनत करना आपका काम है। तो जैसा आप मैं तो बच्चों को ये लेवल पे ये एनकरेज कर रहा हूँ 4-5 साल पहले से कि हमारे पास ये सोच थी कि भाई हम डिग्री बैचलर्स करे बाद मास्टर्स के लिए जाएंगे जी। तो मैं ये एनकरेज कर रहा हूँ और बहुत बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आए भी। इंटर के बाद डिग्री बैचलर्स के लिए आ जाइए आप। अच्छा। बैचलर्स जो इंडिया में करते हैं आप वो यहाँ पे करो, क्योंकि आप पैसे के बारे में अगर आप देख रहे हो वो अलग है, आप करियर पाथ समझ सकते जब बैचलर्स में आ रहे हैं आप इंटर के बाद, तो यंग है, ठीक है, अपने बच्चे बैचलर्स में बहुत खराब हो रहे हैं। ओके। और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे। जैसा आप यहाँ बैचलर्स को आएंगे आपको खुद को मेहनत करना है, फीस निकालना है, वो लेवल पे से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि भाई मैं रेस्पॉन्सिबल बन रहा हूँ। और मैं बैचलर्स यहाँ की स्टडीज अलग है जी, यहाँ आपको खुद करना है स्टडीज। तो वो लेवल में जब यंग रहते आप और एनर्जेटिक रहते तो आप मल्टीपल टास्क संभाल ले सकते हैं। तो जब आप बैचलर्स यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ मतलब यूके रहने दो, कनाडा कहीं भी रहने दो फॉरेन में, तो आपको बैचलर्स में आपको क्या करना है समझ में आया था। राइट। फर्दर क्या करना है, फर्दर करना है, आपकी करियर डेवलपमेंट हो जाती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है आपको। एग्जैक्टली। तो आप समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल
कंप्यूटर्स का ले लिया आपको, ठीक है भाई, कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हो रहा आपको यहाँ पे समझ में आया था, तो आप उस लेवल से बैचलर्स के बाद आपके पास प्रोफेशनल जॉब हो सकती, क्योंकि आपको PSW भी मिल सकता, तो आप डायरेक्टली जॉब पे चले जा सकते। फिर वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे मास्टर्स के लिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती, आपको एक प्रोफेशनल करियर पे बैचलर्स के बाद ही आ जाते आप, या नहीं तो फिर आपको वो लेवल में समझ में आ जाता कि भाई मास्टर्स में किस में करूं। जब तक आपको नहीं मालूम रहता, जब कहाँ जाना है रहता, और आपको मास्टर्स के लिए दूसरी कंट्रीज भी अवेलेबल रहते, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल यूके से बैचलर्स करे तो यू हैव यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करो, कॉलेज से मत करो जी। ट्राई टू ऑथेंटिक जेन्युइन डिग्री के लिए अगर आप परस्यू कर रहे हैं, तो वो करने के बाद आप जैसो मास्टर्स के लिए दूसरी कंट्रीज में भी यूके की डिग्री लेके जा सकते, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, उसके लेके आप दूसरी वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं मास्टर्स के लिए, तो ऑप्शंस ओपन रहते हैं आपके लिए। मैं फर्दर जरा थोड़ा मैं एलाबोरेट करता हूँ क्वेश्चन को फैजान, कि अभी मैं जैसा बताया आपको कि so many consultancy firms है वहाँ पर, and they charge lot of money, तो some of the parents ना they cannot afford to pay that much money, मैंने कहा जो भी चार्जेस रहते कंसल्टेंसी के, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे जो यूथ है उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करे, वहां से डायरेक्ट ऑफर लेटर मंगाए जी, और प्रोसेस खुद से करे, सेल्फ से जी, जी. किसी गाइडेंस ले, नो प्रॉब्लम है नहीं क्या, और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करे, वीजा के लिए अप्लाई करे, देन दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, समझे, जो भी चार्जेस कंसल्टेंसी चार्ज करते तो सेव कर सकते, तो कोई डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज को? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर यूके में आना है तो gov.uk बोल के वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पे आपको हर वीजे की इंफॉर्मेशन रहती अवेलेबल, और आप जैसा आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट हेल्प है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हेल्प है, सब अवेलेबल वहां पे रहता, और आपको एवरी सिटी में यूनिवर्सिटीज के डेडिकेटेड कंसल्टेंट्स रहते अवेलेबल, जो आपसे चार्जेस नहीं लेते, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टूडेंट भी जाए कंसल्टेंट, तो यूनिवर्सिटी इस कंसल्टेंट को पे करती, तो आपको पैसे देने का नहीं रहता, तो आप सिर्फ ये फोकस करना है बच्चों को कि भाई मेरे को कौन सा कोर्स करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो सेलेक्ट करके आप अप्लाई करें, तो आपको खुद करे तो ईमेल से आ जाता, आपको जो कॉस्ट लेटर बोलते हो आपको खुद आ जाता, या आपको जो कंसल्टेंट है वो कर सकते हैं, और अपने हैदराबाद में और मेजर सिटीज में एक्सपो टाइप शो वो भी करते हो लोग, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते सेमेस्टर से, इनटेक से 2-3 महीने पहले से, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते, तो जैसा बड़े होटल्स हो गए, वो हो गए, वो लोग के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने अपने स्टॉल्स लगा के वो लोग एग्जीबिशन अरेंज करते, आप वो अटेंड करो, आपको नहीं मालूम है तो वो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव और वो सिटी का रिप्रेजेंटेटिव दोनों साथ रहते एक ही टेबल पे, आपको सिर्फ ये जाके देखना है कि भाई मेरे को कौन सा कोर्स होना, फीस कितनी है, मेरे को मिलता क्या एडमिशन, मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप सामने फेस टू फेस बात कर सकते हैं, भाई मेरे को स्कॉलरशिप मिलती क्या, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, फिर उन्होंने आपका देख लेके यस वी कैन गिव यू एडमिशन बोल के उन्होंने दिए आपको, आप उनका एड्रेस सब रहता, फोन नंबर जेन्युइन, आप उनके ऑफिस में बाद में जाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके पूरे वेरीफाई करके वो लोग आपको कॉस्ट लेटर दे सकते हैं जी। आई थिंक प्रोबब्ली जैसा अभी बताया प्रोसेस हो, अगर वो प्रोसेस कोई फॉलो कर ले तो वो जेन्युइन प्रोसेस है, जेन्युइन एडवाइस मिलती है आपको जी, नहीं ऐसा नहीं कि आप क्या कंसल्टेंसी के पास गए नहीं, तो नो तो आपको कंसल्टेंसी वाले है वो लोग क्या है प्रोसेस इजी बना रहे हैं लेकिन पैसे भी ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं जी, तो अगर आप खुद कर सकते हैं आपके काम, अगर आपको पैसे बचाना है, पैसों में मतलब आप माशी हालत अपने लोगों की मालूम बहुत वो है, और बहुत मेहनत और मुशक्कत से माँ बाप पैसे जमा करके एक एक करते, तो आप वो चीज सही जगह इस्तेमाल करके
आप खुद ही से थोड़ा मेहनत करो जी। एक एक टेबल बना लो भाई, एक मेरे को ये कंट्री, ये 3-4 कंट्रियां हैं, मैं यहाँ यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे वीजे ओपन है, ये यूनिवर्सिटीज है, मेरे ये कोर्सेज है, इसकी इतनी इतनी फीस है, खाली बुक में लिखना है, कुछ भी नहीं करना। तो एक कंपैरिजन टेबल बना लेके आप देख लेके रिक्वायरमेंट्स क्या है, देख लेके आप जा सकते हैं जी। तो ये जो प्लानिंग है हमारे जो यूथ है, वो कब से स्टार्ट करे फैजान? इफ समबडी इज परसुइंग ग्रेजुएशन है, सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट करे कि फर्दर मेरे को अब स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है भाई, एंड आई वांट टू स्टार्ट द प्लानिंग नाउ, मतलब कब से स्टार्ट करे ये प्लानिंग? मेरा एक बेस लाइन है, सबको मैं ये बोलता हूँ भाई, आप जब फाइनल ईयर में आने वाले हैं कौन से भी उसमें, फाइनल ईयर से आने से पहले आप टारगेट सेट कर लो कहाँ करना है। अच्छा। क्योंकि आपको 1 साल रहता है उसमें खेलने के लिए, अप्लाई करने के लिए। आपकी डिग्री आई तो आपको सिर्फ सबमिट करना है, वो करना है, उससे पहले आप पूरे प्री प्लान कर ले सकते हैं। जैसा कि आप 4 साल की बैचलर डिग्री है आपकी, 3rd ईयर में है आप, 4th ईयर फाइनल ईयर है, आपको मालूम जब से आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मैं यूके जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरे को कितने मार्क्स आना चाहिए मेरी ये यूनिवर्सिटी में आने के लिए, ये सिटी में जाने के लिए, मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है, IELTS होना, GRE TOEFL था जब, वो सब ऐसा होना है नहीं होना है, और उसमें कितने बैंड्स आना है, तो उसके कोचिंग ले लेके आप एग्जाम भी दे दो, उसकी वैलिडिटी रहती उसकी, आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम्स, बैचलर्स के एग्जाम्स के स्ट्रेस से पहले ये रिलीज कर लिया आप, तो आपको एक आइडिया आया था भाई मेरे ये पूरे चीजें रेडी है, मेरे को सिर्फ एग्जाम्स लिखना है, रिजल्ट्स का वेट करना है और अप्लाई करना है। या probably that's a good advice। उससे पहले भी आप प्री इंक्वायरी कर ले सकते हैं जी, कि जो भी उससे पहले आप नजर हो लास्ट ईयर में भाई मेरे को ये यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी एड्स आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, यूनिवर्सिटी के हैदराबाद विजिट है, कब है, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी एग्जांपल मान लिए, न्यूकासल या किंग कॉलेज, कुछ भी मार के आप चेक कर लो कि ये विजिट्स कब आने वाले हैं, तो मालूम है आपको, आप सिर्फ जाके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ले सकते हैं। जी। आज और एक चीज है, सॉरी, हम आपको ज्यादा फैजान के नाम से जानते हैं तो सिराज के नाम से बहुत कम जानते हैं, तो मैं मोस्टली फैजान वर्ड यूज करूंगा आपका, तो आई होप यू डोंट माइंड। तो जब अब रिसेंटली जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं, कौन सी भी सिटी से क्यों ना हो, ओके, मैं हैदराबाद का एग्जांपल ले लेता, या मैं हैदराबाद का एग्जांपल लेता हूँ क्यों हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के लोगों की, वो अपनी फैमिली के साथ आ जा रहे हैं, ओके है नहीं क्या, डिपेंडेंट के साथ आ जा रहे हैं, लाइक किसी के 2 है 3 है बच्चे मिसेस के साथ, तो पहले आ जा रहे थे। अब रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ये चेंज करी रूल कि यू कैन नॉट ब्रिंग द डिपेंडेंट्स, तो ये जो रूल है इम्प्लीमेंट हो गया या स्टार्ट होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब से होने वाला है? इसके मैं समझता हूँ इसके अलग अलग सिनेरियोज है कि आप किस पे क्या कौन से वीजे पे आ रहे हैं, क्या है वो हिसाब से, स्टूडेंट के अलग है, टायर 2 के अलग है, डिपेंडेंट के, तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ ये एक सॉलिसिटर जो इमिग्रेशन के है उनसे अगर कोई कंसल्ट कर लेके आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, और रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अगर आप समझ रहे हैं कि अब कैसा है बोले तो आ जा रहे हैं, ठीक है, आने के लिए भी कितना खर्चा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आप कैसा निकाल सकते हैं, आप ये सब चीजें प्लान करके आइए, समझे, ऐसा नहीं है कि भाई अरे भाई इतने सालों से बैठे हुए हैं हमारे नको बोल रहे हैं बोल के, ऐसा बहुत जनों को आती फीलिंग। एब्सोल्युटली, मैं इसीलिए बात कर रहा था कि फैमिली के साथ आना इज नॉट इजी, इट विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी, तो इज इट वर्थ इट टू कम ओवर हियर विद योर फैमिली? अब चलो अब एक एग्जांपल ले लेके चलिए अपन, ठीक है, 20 लाख लगा लेके आ रहे हैं आप जी, खाली वीजे देके, फिर आपको इंक्लूडिंग IHS है, IHS यानी कि यहाँ के इंश्योरेंस हेल्थ चार्ज, जो आपको NHS में सर्विसेज लेने के लिए आपको पहले पे करना है, वीजा अप्लाई करने से पहले IHS पे करना है। अच्छा, एक को हजारों की बात चल रही है। अच्छा, डिपेंडेंट है तो बढ़ते रहते वो,
तो वो IHS 1 साल 2 साल वीजे के ऊपर डिपेंड है। आप क्या 5 साल का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके 5 लाख गए गिनो। अच्छा, फिर आपके कितने फैमिली में मेंबर्स है वो अलग है। तो ये वीजा से पहले, वीजा अप्लाई करने से पहले आपको वेबसाइट पे जाके ये पैसे भर के उन्होंने खाली आपको एक रेफरेंस नंबर देते, वो रेफरेंस नंबर लेके आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। ओके, हम ये बंदी है भाई, ये है हमारा। ओके, इज इट रिफंडेबल? अलग है, नो रिफंडेबल नहीं है। नहीं, अगर आप यहाँ आना है, यूज कर लेना है। रिफंडेबल वीजा आपका ड्यू टू एनी रीजंस रिजेक्ट हो गया तो जो आप पे करें वो आते हैं आपको रिफंडेबल वो आते हैं। रिजेक्ट हो गया तो अलग चीज है। लेकिन मिसकंसेप्शन ये है कि मैं वीजा भी ले लिए, आप यहाँ आ गए भी, फिर हम 2 साल के बाद वापिस चले जा रहे हैं तो हमारे को पैसे आते हैं बोले तो वो फाइट है। ओके, अच्छा, समझे? तो इतना सब करके आप इतने लाखा लगा के फैमिली को लेके आ रहे और यहाँ पे टायर 2 पे वीजे पे आ रहे हैं, समझिए। लेकिन आपको जॉब नहीं है, वीजे पे आ रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ताकि टियर 2 ये एक स्पॉन्सरशिप वीजा है ये। तो फॉर एग्जांपल, फिर एक मैं एग्जांपल्स लेके बात कर रहा हूँ ताकि ये कॉमन चीजें हैं। जी, और आसानी से एक्सप्लेन करना ताकि हमारे व्यूअर्स को भी केयर के बहुत पॉपुलर वीजे चल रहे थे लास्ट ईयर तक, ये ईयर में भी थोड़ा एंड शुरू में तक, अब थोड़ा कम हुए वो। तो केयर के वीजे ऐसा मिल रहे थे भाई, यूके वाले फ्री में बांट रहे थे, लेकिन आ रहे लाखा लगा के, ठीक है। तो केयर होम है, उनको मिले 10 वीजे, तो उन्होंने हर 10 जनों को बुला सकते हैं। उसमें क्या हो रहा, एजेंट्स ले रहे बीच में से, लेके वो उसके ऊपर आपको 40 वीजे निकाल दे रहे, ठीक है। 40 वीजे कैसा निकाल? वो गेम हम अब पूरा मैंने समझा सकता हूँ, ठीक है। वो गेम समझाना बोले तो वो डिटेल है वो, और ऊपर से वो लोग एक्सपर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं मोटा एग्जांपल देके चल रहा हूँ कि भाई मोर देन व्हाट इज रिलीज यू गॉट मोर देन वीजा, समझे? तो मतलब 10 निकले तो 40 को बुला लेना भाई ये, लेकिन काम नहीं है उधर। वीजे है, काम नहीं है। वीजे कहीं को है बोले तो इन्हों कंपनी डाल लिए, इन्हों पैसे ले सकते, इन्हों बुला ले भी थे इधर। आपको NI नेशनल इंश्योरेंस जो होता है यहाँ का जी, आप कमा रहे हैं तो आप नेशनल इंश्योरेंस बनना आपके ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट को वो है, फर्ज है, समझिए एक हिसाब से। तो आप नेशनल इंश्योरेंस बन रहे, वो आप नहीं बन सकते क्योंकि आप जॉब पे नहीं है। तो टियर 2 वाले जो आपको स्पॉन्सरशिप जो दे रहे हैं एजेंट, उनको देना है आपको पैसे, और वो सबों में 800 700 800 महीने के, मंथली। ओके, मंथली तो वो वाली, तो आप बुला रहे फिर उतने 800 निकालना, ये सब क्या है पब्लिक को नहीं मालूम जी। उन्होंने समझ रहे मैं लगा दिया, मेरे को जॉब है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, फैमिली को ले लेके आ जाते हैं। फिर किराए बनना है महीने को, आपको बिल्स पूरे, काउंसिल टैक्स रहते, इलेक्ट्रिक, गैस, ट्रैवल, खाना पीना, बच्चों को अलग अलग चीजें, बच्चों के तो और रहते, नाइपी, डायपर्स है ना, और ये सब मुश्किल है बहुत, ये रियलिटी है ये। तो बहुत लोग समझे और थोड़े तकलीफों से गुजरे, अल्लाह सबकी लाइफ बेहतर करे जो उससे आ रहे। तो बेसिकली ये बोलने का ये है कि आप पहले से लोग यहाँ मौजूद है, आप पूछिए उन लोगों से, भाई मैं ये वीजे पे आ रहा हूँ, मैं तो कितों दिन रोका, ओके भाई ये टियर 2 है, मैं फैमिली में बोला मत आइए साहब, आप उससे अच्छा स्टूडेंट पे तो भी आ जाओ, वो तो भी अच्छी चीज है। इसमें बहुत लाइफ आपकी, ना आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते, ना आप फुल टाइम जॉब कर सकते, आप कैश इन हैंड जॉब करना है। कैश इन हैंड मतलब आप कम तनख्वाह पे कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर उतने पैसे निकाल के आपको बनना भी है दूसरों को, फिर आपके खुद के अखराजात भी निकालना है, जो बहुत तकलीफ है। और बहुत जने डिप्रेशन में चले गए उसके वजह से, फैमिलीज अच्छे जॉब्स छोड़ के आए, दूसरी कंट्रीज से भी छोड़ के आए, ये वीजे पे बहुत तकलीफ में गुजरे लोग। इंडिविजुअल किस्से सुने तो बहुत आप रोने के उसमें आ जाते हैं आप। तो यही फिर वही हुआ, मैं अभी जैसा आपको बताया था पहले कि कंसल्टेंसीज जो रहते ना, प्रॉपर गाइडेंस हो या डायरेक्शंस हो, ये नहीं दे रहे हो लोग वहां पर लोगों को। नहीं, ये मनी मार्केट है, ये ओके मनी मार्केट में आप फंस गए तो उनको मालूम है वीजे के लिए कहाँ से भी बंदा ऐसा करके ला के देते आपको। तो ये यूके वल्नरेबल है लोग, बिल्कुल, गवर्नमेंट भी वो चाह रही ना भाई, कहाँ से भी इंडिया वाले वीजे के पैसे देते तो वीजे की फीस बढ़ते जा रही,
एक टाइम पे 200 थी, थोड़े लोग तो बोले हमको फ्री में भी हम आए, मतलब स्टैंप खाली लगाना था। तो वैसा बढ़ बढ़ के अब हजारों में हो गई फीस, और बढ़ते जा रही, कम नहीं होने का नाम नहीं है। और दूसरे चीजें ऐड हो जा रही, जैसे IHS में तो ऐड हो गया, वो भी बढ़ते जा रहा, कम नहीं हो रहा। तो कैसा भी करके पैसे देते हैं लोग, बोल के मालूम है। अगर आप उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप इतने पैसे जमा कर ले रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा बिजनेस उधर ही कर सकते हैं इंडिया में। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आके आप फैमिली के साथ परेशान होते, अकेले बंदे का अलग है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बच्चे है तो और नहीं, खासकर इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा कि मैं रिसेंटली वो देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, फैमिली के साथ आ गए, नहीं क्या आके फिर यहाँ पर स्ट्रगल करे, समझो, अपना हाँ, खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी स्ट्रगल कराने लगा रहे हैं, बिकॉज कि उनको जो डायरेक्शन मिली या गाइडेंस मिला वो प्रॉपर नहीं मिला वहां पर। किसी के भी थ्रू आए हो लोग, चाहे एजेंट के थ्रू आए हो या किसी सेल्फ से भी करके आए हो, क्या है पता नहीं, मुझे समझे। ओके।